जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी जो कि 2025 की आनी है, उसका भी हाल ही में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये बुक पब्लिश किया गया है प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिहार दरोगा के टेस्ट के लिए। तो इसका वॉल्यूम 1 आया है, इसमें आपको 30 टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। और एक हम टारगेट रख रहे हैं 10 दिन का। 10 दिन के अंदर हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको 2 वीडियो दिया जाएगा, एक मॉर्निंग में और एक शाम में दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा, तो उसे भी मेरे चैनल पे ही आपको कवर करवाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और आप लोग इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो जब भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए तो सबसे पहले आप एक ब्लैंक पेज रख लीजिएगा, एक पेन रख लीजिएगा, वहाँ पर नंबरिंग करके 1 से 100 तक का नंबरिंग कर लीजिएगा। और सारे टेस्ट सीरीज को आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं। जिससे क्या होगा कि आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टेस्ट है ना वो प्रॉपर रूप से दरोगा के क्वेश्चन की तरह ही सेट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। प्लीज़ चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये दरोगा का आपका फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पे किस वाहन के द्वारा लौटे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की यहाँ पे 100% उम्मीद है दोस्तों। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि सुनीता विलियम्स, तो आपको पता होगा कि भी हाल ही में अंतरिक्ष में एक महिला फंस गई थी, उनका नाम सुनीता विलियम्स था। तो ये एक छोटे मिशन के लिए गई हुई थी, बट ये 9 महीने तक यहाँ पे ये फंसी हुई रह गई। उसके बाद 19 मार्च 2025 को इनको पृथ्वी पे लाया गया था। तो वो किस वाहन के द्वारा को लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा SpaceX ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा इनको पृथ्वी पे लाया गया था। और ये फ्लोरिडा के तट पे मैक्सिको की खाड़ी में ये उतरे थे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बुच विल्मोर का नाम भी ध्यान रखिएगा। देखिए, सुनीता विलियम्स से ध्यान रखिएगा कि हाल ही में अंतरिक्ष में ये 62 घंटे तक स्पेस वॉक करके ये विश्व रिकॉर्ड भी बनाई है। तो इनका नाम ये ध्यान रखिएगा और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पे पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, जब सामान्य ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम जाती है ना, तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऐसा यहाँ पे परिस्थितियाँ हो जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में है। बात अगर हम लोग एल्युमिनियम की करते हैं तो भारत में सबसे पहले एल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक एक जगह था, वहाँ पे JK नगर में एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका हो जाएगा नालको हो जाएगा। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा कि 7 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना किया गया था फ्रांस की मदद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम से ही आप लोग ध्यान रखिएगा हिंडाल्को, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था यूपी के नुकेट में। एल्युमिनियम से ध्यान रखिएगा कि भारत एल्युमिनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे है और चीन एल्युमिनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। वैसे एल्युमिनियम का अयस्क ध्यान रखिएगा बॉक्साइड, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री से लेके कितना नॉर्थ साउथ के बीच में पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर होते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो देखिए ये आपका अर्थ हो जाता है, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर के इधर चले जाइएगा ना, तो 35 डिग्री से लेके यहाँ पे आप 60 डिग्री तक का नॉर्थ में, और 35 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक आप साउथ में चले जाइएगा। तो आप नॉर्थ और साउथ में चले जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको मध्य अक्षांश वाले मरुस्थल देखने को मिलेगा। वैसे मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, जब वहाँ पे वर्षा कम होती है ना, तो यहाँ पे मरुस्थल बन जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिए। मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गोबी मरुस्थल हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक मरुस्थल है जो कि थार मरुस्थल है, तो इसे भी ध्यान रखिए। वैसे आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरापुट जिले में पंचपट माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार के लिए फेमस है। तो कोरापुट जिला जो है ना वो आपका उड़ीसा में अवस्थित है और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पंचपट माली। तो यहाँ पे बॉक्साइट का काफ़ी ज़्यादा भंडारण किया जाता है, तो ये बॉक्साइट के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात अगर हम लोग बॉक्साइट की करते हैं तो बॉक्साइट से ध्यान रखिएगा कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। और भारत इसमें उत्पादन में कैवें स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा भारत 5वें स्थान पे उत्पादन करता है। वहीं पे भंडारण की अवस्था में पूछा जाए तो भारत यहाँ पे 4थे स्थान पे हो जाएगा। वैसे बॉक्साइट का उत्पादन भारत में राज्य पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सबसे उड़ीसा ध्यान रखिएगा, उसके बाद गुजरात ध्यान रखिएगा, उसके बाद महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर भंडारण में पूछा जाएगा तो भंडारण स्थान पे ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे उड़ीसा, दूसरा पे आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तीसरा आपका गुजरात हो जाएगा। वैसे अगर बॉक्साइट की हम लोग बात करते हैं ना तो भारत में अगर 100% बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है ना तो उसका अकेले 76% का उत्पादन अकेले उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं अगर हम लोग तांबा की बात करते हैं तो तांबा का उत्पादन में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से अगर हम लोग इसका मूल्य की दृष्टि से देखें तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे हो जाएगा। वहीं पे मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा और भंडारण ध्यान रखिएगा उड़ीसा के द्वारा। तो ये सब सारे के सारे खनिज हैं और भंडारण है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मराठा अंग्रेज का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो मराठा वाला जो क्षेत्र था पेशवाओं का जो प्रांत था ना उसको बम्बई में मिला दिया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी जो कि अंग्रेजों की ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से लेके यहाँ पे होता है 1819 तक होता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मंदसौर की संधि होता है, इसके बाद जो मराठा वाला जो क्षेत्र होता है ना उसको बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में बम्बई में किया गया था। तो ये एमजी रनाडे जी के द्वारा किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है तथा शोषण को रोकता है। देखिए जो जबरन श्रम है इसको प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है जो कि व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। तो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन ध्यान रखिएगा भाग 3 में आपको 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया। इसी में मौलिक अधिकार में एक अधिकार है जिसको हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक के अधिकार है। इसमें आपको बलात्कार श्रम के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे आपको मानव दुर्व्यवहार और बेकार श्रम के बारे में आर्टिकल 23 में बताया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 का जो संबंध है ना वो अपराध के संदर्भ में जब तक आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते हो तो उसका संरक्षण देता है। वहीं पे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं पे आर्टिकल 19 जो है ना वो बाक के व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया था तो ध्यान रखिएगा USA से। और 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है ना पटेल जी जिसका नेतृत्व करते हैं तो वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की थी। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है। तो ये कॉमर्शियल खेती के लिए भारत सरकार के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये BT का पास हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं तो इनमें से कौन से ऐसे आर्टिकल है जो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप आते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये जो समान काम के लिए समान वेतन है ना ये आपका दिया गया है आर्टिकल 39 के डी में। वहीं पे आपका समान नागरिक संहिता दिया गया है आपका आर्टिकल 44 में। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव के बारे में दिया गया है आर्टिकल 50 में। और ग्राम पंचायत का वर्णन दिया गया है आपको आर्टिकल 40 में। तो आर्टिकल 40 जो है ना वो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। वैसे गांधीवादी सिद्धांत के तहत एक और भी आर्टिकल आता है आर्टिकल 43। इसमें आपको कुटीर जो उद्योग है ना उसको प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत के तहत आ जाएगा। बात अगर हम लोग DPSP की करते हैं तो ध्यान रखिएगा भाग
4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया और आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। तो आप लोग डीपीएसपी के बारे में इतने फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो तुगलकाबाद शहर है ना दोस्तों, इसकी स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। और ये किया गया था दिल्ली के आसपास, बाद में इसको इन्होंने अपना राजधानी के रूप में भी बनाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यरोधक समाज और रहनुमाई माजदयान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही संयोजन पहचाने। देखिए ये सब सारे के सारे ये सब संस्था थे जिनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा। वहीं पे यंग इंडिया की स्थापना मोहनचंद करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। लोकहितवादी संस्था की स्थापना किया गया था गोपाल हरि देशमुख जी के द्वारा। और सत्यरोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा। और रहनुमाई माजदयान सभा की स्थापना किया गया था नौरोजी फुर्दोनजी के द्वारा। देखिए यहाँ पे अगर आपको 2-3 भी ध्यान में होगा ना, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि प्रार्थना समाज तो सबको पता होगा, यंग इंडिया भी पता होगा, सत्यरोधक समाज तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो अगर आपको 2-3 भी पता होगा ना, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। देखिए यहाँ पे गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई किया था वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है पोरबंदर में। इसके बाद इन्होंने पहला जिनका आरंभिक पढ़ाई था ना, वो राजकोट हाई स्कूल में होता है। उसके बाद फिर ये जाते हैं श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, जहाँ पे ये कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। और जब लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तब वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद ये कुछ टाइम तक ये बैरिस्टर का यहाँ पे ये काम करते हैं। उसके बाद भी ध्यान रखिएगा कि 1893 में ये दादा अब्दुल्ला होते हैं। उनके केस की पैरवी के लिए ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा सत्याग्रह किया था, वहीं से ये सारा सत्याग्रह करना स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद ये इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में ये मनाया गया है, कहाँ पर मनाया गया है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फिर इनकी डेथ हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है, गोली मार दिया जाता है इनको। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1855 में संथाल विद्रोह होता है, तो उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल से ध्यान रखिएगा, संथाल का क्षेत्र एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको क्या कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा दामन एक को, जिसको संथाल परगना भी कहा जाता था। और ये बिहार में जो भागलपुर है ना, और वहाँ से लेके राजमहल की पहाड़ी तक ये फैला हुआ क्षेत्र था। तो ये संथाल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सिद्धू और कान्हू भाई के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। आपको पता होगा दोस्तों कि 1905 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर थे। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि घोषणा तो कब किया जाता है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फिर 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्वदेशी आंदोलन से लोग जुड़े, इसके लिए एक समिति बनाया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, स्वदेश बांधव समिति। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे किसका नियंत्रण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1907 का जो सूरत विभाजन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्म दल थे और जो नरम दल थे ना, वो 2 भागों में टूट जाते हैं। मतलब कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पे होता है। गर्म दल से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लाल बाल पाला और अरविंद घोष थे, और इस तरफ जो थे वो दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि ये जो दलीय थे। तो इनका विभाजन यहाँ पे हो जाता है। तो गर्म दल तो यहाँ से हट गया ना, तो बाकी कौन बचे कांग्रेस में, तो नरम दल बचे, तो इनका ही प्रभुत्व था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है। देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछा गया है। तो नाभिक दूरी जब पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के देखने की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर होती है। वैसे आँख कौन से लेंस पे कार्य करते हैं, तो ये उत्तल लेंस पे होते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पानी में उसे डुबाने पे क्या कार्य करेगा। कि जब हम उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी FL है ना 10 सेंटीमीटर, अगर हमने उसे पानी में डुबाया तो वो FL सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको फोटोवोल्टिक सेल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलो धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं करती। यहाँ पे गति नहीं पूछा गया है ना, तो यहाँ पे दोलनी तो नहीं करता है, स्थानांतर ये नहीं करता है, सरल आवर्त नहीं करता, मतलब इसमें से कोई भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो जो हेलो धूमकेतु होते हैं ना वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में गति करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित किस पे है। देखिए जो केपलर का द्वितीय नियम है ना वो कोणीय संवेग के संरक्षण पे आधारित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। तो निष्क्रिय गैस क्या प्रदर्शित करती है, तो ये प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। देखिए जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई होती है ना उसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे प्रोटीन अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा अमीनो एसिड में टूटता है। वहीं पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज में। वहीं पे वसा का आपका हो जाएगा वसीय अम्ल या फिर फैटी एसिड में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, तो बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रहुमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया। तो अभी हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रहुमी 1 का सफल परीक्षण किया गया है चेन्नई में। तो चेन्नई के पास एक गाँव है वहीं पर इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के याद में। और मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे था, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध हॉकी से था, इसीलिए इनको भारत में हॉकी का जादूगर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वहीं पर अगर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CS सेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैमे नंबर के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में SBI के 27वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं CS सेट्टी, जो कि 26वें नंबर के दिनेश खारा का इन्होंने जगह लिया है। बात अगर हम लोग SBI की करते हैं ना, तो SBI का पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1 जुलाई 1955 को SBI नाम रख दिया गया, और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका SBI हो जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे जॉन मेथाई, और पहली महिला अध्यक्ष इसकी हुई थी अरुंधति भट्टाचार्य जी, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए उद्योग है और ये यहाँ पे संबंधित इसके स्थान है। तो लौ इस्पात अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा जमशेदपुर हो जाएगा। वहीं पे तांबा पूछा जाएगा तो तांबा से ध्यान रखिएगा मलाजगढ़ हो जाएगा, मलाजखंड। वहीं पे बाईवान अगर आपसे पूछा जाएगा तो बाईवान से ध्यान रखिएगा आप लोग बेंगलुरु, और जो बचा आपका कोरबा आपका हो जाएगा एल्युमिनियम से संबंधित है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए 2011 का जो जनसंख्या था ना उसमें बताया गया कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो टोटल कितना हो जाएगा, तो 31.16% हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बात करते हैं अगर बिहार के संदर्भ में, क्योंकि आप लोग बिहार दरोगा के एग्जाम देने जाओगे तो आपको बिहार के संदर्भ में भी ध्यान रखना है। तो बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा 11.29% हो जाएगा। और वहीं पे सर्वाधिक नगर पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और सर्वाधिक परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गोवा हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर BPSC कोई भी एग्जाम देने के लिए
लिए जा रहे हैं ना, तो वहाँ से आप लोग जनगणना का जो टॉपिक है, चाहे वो केंद्र का हो या फिर बिहार का हो, वो आप एकदम रटे हुए आपके होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका फ्री का नंबर यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो ये टॉपिक तो आप लोग एकदम से रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो देखिए जो सोमेश्वर श्रेणी है ना, वो शिवालिक श्रेणी का भाग है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिहार है, तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ना, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैली हुई है, और बिहार की सबसे ऊँची चोटी अगर पूछा जाएगा तो सोमेश्वर श्रेणी में ही अवस्थित है। इसकी ऊँचाई कितना हो जाएगा, 874 मीटर हो जाएगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ना दोस्तों, इसके आप जो तलहटी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बलुआ पत्थर और कंकड़ जैसे आपको यहाँ पे पदार्थ देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है बिहार के संदर्भ में, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई किलोमीटर में कौन सी नदी या उपनदी की है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम लंबाई कौन सी नदी की है, तो ध्यान रखिएगा पुनपुन नदी हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुनपुन नदी जो है ना, इसकी लंबाई केवल 200 किलोमीटर ही है, और इसका उद्गम ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिए, भारत तो अच्छा से बन नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो पूर्वी भारत है ना, इसको हम लोग 7 सिस्टर के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे ये म्यांमार है, तो म्यांमार से किस किस की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, यहाँ पे नागालैंड का लगता है, यहाँ पे मणिपुर और मिजोरम का लगता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो देखिए कौन सा ऐसा पठार है जहाँ पे कर्क रेखा भी आ रही है इधर से, ठीक है, और यहाँ से जो है ना मानक रेखा भी आ रही है, एक दूसरे को ये कट करती हैं, तो ध्यान रखिए ये हमारा हो जाएगा भारत, ठीक है। तो यहाँ से कर्क रेखा जो कि भारत को 2 भागों में कट करती हैं, और यहाँ पे आपका भारतीय मानक रेखा भी आ रही है, तो एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रही है, देखिए बघेलखंड का पठार हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करते हैं तो भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले तो ये आता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात के बाद ये राजस्थान में सबसे कम सीमा लगाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमा, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद ध्यान रखिएगा ये झारखंड में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम हो जाएगा। वहीं पे अगर भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये जब भारत में छत्तीसगढ़ में आती है ना, तो सूरजपुर जिला है, वहाँ पे एक दूसरे को ये कट करती हैं, जहाँ पे बघेलखंड का पठार है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आती है, उड़ीसा के बाद ही फिर ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए हैं। तो ध्यान रखिए सबसे पहले यहाँ पे हिंसोंग है, फाहियान है और टॉमस रो है। तो सबसे पहले फाहियान आते हैं गुप्ता पीरियड में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, उसके बाद फिर हिंसोंग आते हैं गुप्ता पीरियड के बाद, एक गुप्तोत्तर का टाइम पीरियड आता है जिसमें हर्षवर्धन का टाइम पीरियड एक होता है, उन्हीं के टाइम में हिंसोंग भारत आते हैं। उसके बाद फिर टॉमस रो आते हैं मुगल दरबार के टाइम में, जहांगीर के टाइम पीरियड में आते हैं, 1615 में आते हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे, फाहियान आएंगे, तो 2, 3 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया, पहले तो आप ये ध्यान रखिए। पहले यहाँ पे गुलाम वंश आते हैं, उसके बाद यहाँ पे खिलजी वंश आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा तुगलक वंश, तुगलक के बाद ध्यान रखिएगा सैयद वंश, उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोधी वंश। गुलाम वंश का ध्यान रखिएगा कि ये 1206 से लेके 1290 तक रहते हैं, और 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश रहते हैं जो कि 30 साल तक रहते हैं। वहीं पे गुलाम वंश कितने साल तक, 84 साल तक रहते हैं। उसके बाद तुगलक वंश ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश जो है ना 1320 से लेके 1414 तक रहते हैं, मतलब टोटल 94 साल तक का तुगलक वंश रहते हैं। उसके बाद फिर आपका सैयद वंश आता है जो कि आपका 1414 से लेके 1451 तक रहते हैं, ये टोटल 37 साल तक। उसके बाद लास्टली लोधी वंश होते हैं जो कि आपका 1451 से 1526, जब पानीपत का प्रथम युद्ध में जब अकबर ने हरा दिया था, तो उसके बाद फिर जब
जब मुगल वंश की स्थापना होती है ना, तब तक लोधी वंश रहता है, तो ये टोटल 75 साल तक रहता है। तो सबसे कम टाइम पीरियड तक कौन रहा, तो खिलजी वंश रहा, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक, बस 30 साल तक ही ये शासन कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। 1320 से लेके उन्होंने करा था 1414 तक, मतलब टोटल 94 साल तक उन्होंने करा था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। देखिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है 2 जगह पे, एक तो किया जाता है आपका मद्रास में और एक आपका किया जाता है बम्बई में। अगर आपसे महाराष्ट्र पूछा जाएगा, बम्बई पूछा जाएगा, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा तिलक के द्वारा किया गया था। और वहीं पे अगर आपसे मद्रास पूछा जाएगा तो वहाँ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। सबसे पहले तो काकोरी संयंत्र केस हुआ कब था। देखिए एक संगठन की स्थापना होती है HRA, इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी और साथ ही साथ एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ध्यान रखिएगा योगेश चटर्जी। तो इन्हें और भी कुछ लोग होते हैं इनमें, तो इनके नेतृत्व में ये HRA की स्थापना होता है 1924 में। इस HRA के पास यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। तो क्रांतिकारी क्या करेंगे, गोली बंदूक से ही तो क्रांति करेंगे ना। तो इनके पास गोली बंदूक था ही नहीं, तो इनको गोली बंदूक चाहिए था। और उस वक्त क्या होता था कि अंग्रेजों का जो गोली बंदूक आता था ना, वो ट्रेन के माध्यम से आता था। तो इन्होंने एक प्लान बनाया राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में कि क्यों ना हम लोग एक ट्रेन को लूट ले जिसके पास हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बारूद, गोला बंदूक ये सब आ जाए, जिससे हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ा सके। तो इसी को देखते हुए उन्होंने 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ से लेकर सहारनपुर के लिए। तो लखनऊ में एक जगह था काकोरी नाम का कोई जगह था लखनऊ में, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने काकोरी कांड कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने लूटा था और इसके एवज पे जो है यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे फांसी की सज़ा दिया गया था। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा संगठन हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब HRA की जब शिथिल पड़ जाता है ना दोस्तों, तो HSRA की स्थापना होती है 1928 में। इसी के जगह पे होता है दिल्ली में। वो भगत सिंह और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, उनके नेतृत्व में इनका संगठन का स्थापना किया जाता है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मिलान करने का दिया गया है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ संगठन है और ये इसके स्थापक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। वहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में। वहीं पे आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1873 में किया गया था। और इसी आर्य समाज के द्वारा एक पुस्तक पब्लिश किया गया था जिसका नाम था सत्यार्थ। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। वहीं पे सत्यरोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा राय फुले के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का तो 3 था ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लिखी है। तो ये बुक लिखा गया है गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित कब किया गया था। देखिए अमेरिका में स्वतंत्रता की जब क्रांति होती है ना, तो उस समय एक संस्था स्थापित किया जाता है जिसका नाम था स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणपति उत्सव शुरू किया गया था 1893 में। वहीं पे 1895 ध्यान रखिएगा कि उन्होंने शिवाजी महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तिलक जी के द्वारा। तिलक जी से ध्यान रखिएगा कि मराठा और केसरी इन्हीं की पत्रिका थी और इनको जो है ना, और इनको वेलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा है। तो इन्हें भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इनका एक बुक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, गीता रहस्य नामक बुक किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है मांडले जेल में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया। तो अभी हमने आपको बताया है कि HRA की स्थापना जो 1924 में किया गया था। तो इन्होंने एक कांड कर दिया था 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड। इसके बाद जब HRA शिथिल पड़ जाता है तो 1928 में दिल्ली में भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है HSRA की स्थापना। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ध्यान रखिए, जर्मनी का एकीकरण होता है सेडॉन के युद्ध के बाद। ये युद्ध स्टार्ट होता है आपका 1870 में, फ्रांस और जर्मनी के बीच होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है तो सांस लेने की दर क्या होती है। देखिए, जब भी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जब घटती है ना, तो जो सांस लेने की दर होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। तो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो ये पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुणसूत्र पे जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है। देखिए, गुणसूत्र तो आपको पता होगा कि जो कोशिका होते हैं उसके अंदर नाभिक होता है, उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र के ही पार्ट होते हैं डीएनए, आरएनए, और डीएनए पे क्या पाया जाता है, तो जीन पाया जाता है। तो यहाँ पे जीन की आपेक्षिक स्थिति पूछी है कि इसको हम लोग कैसे मापते हैं, कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं गुणसूत्रों में। तो इसके लिए हम लोग जीन मानचित्र का यूज करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में सही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप कौन सा है। देखिए, खेत में जो खरपतवार होते हैं ना, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग 2,4-D का यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, इसका एम्पूला वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे निषेचन की क्रिया यहाँ पे होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लड होता है ना, उसमें कैल्शियम और जो फॉस्फेट होते हैं उनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कौन से हार्मोन के द्वारा। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र है ना, जो कि आपका बस नाम पूछा जाता है। पहले नंबर तो रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और उनका रासायनिक सूत्र फार्मूला पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा चीनी मिट्टी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जितना रट सकते हैं आप लोग इसे उतना रट लीजिए। देखिए, अभी हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है। बिहार के न्यू स्टेडियम बना था राजगीर में, हॉकी स्टेडियम, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल 6 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहला ध्यान रखिएगा भारत, तो भारत में तो हुआ ही है, तो भारत तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। और भारत की जो महिला हॉकी टीम थी ना, उनके हेड कौन थे, कोच कौन थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनके कप्तान थे सलीम टेटा। और भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ही ये ट्रॉफी जीता गया है, लास्ट में चीन को हरा के। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे ये ट्रॉफी सबसे पहले 2010 में इसका आयोजन किया गया था और 2024 में इसका 8वां संस्करण था। इसका शुभांकर क्या रखा गया था, तो गुड़िया रखा गया था, गौरैया पक्षी रखा गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2025 में देश भर में पद्म विभूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार में एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो ये जो पद्म अवार्ड है ना, वो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला तो पद्म विभूषण दिया जाता है, दूसरा आपका पद्म भूषण और तीसरा आपका पद्मश्री दिया जाता है। तो बिहार में अभी हाल ही 2025 में 7 लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। इनमें से एक आपको पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, जो कि गायिका से इनका संबंध था। छठ का गीत ये गाया करती थी, बहुत अच्छे। और इनको जो है ना, बिहार का कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है दोस्तों, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। वही पद्म भूषण पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सुशील कुमार मोदी, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको यहाँ पे मिला है। और बाकी 5 लोगों को यहाँ पे पद्मश्री मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। पहला किशोर कुणाल जी का नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा भीम सिंह भावेश का, तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में हेमंत कुमार जी को, और चौथा कला के क्षेत्र में निर्मला देवी को। 5वां ध्यान रखिएगा, ये अध्यात्म के क्षेत्र में मिला था विजय नित्यानंद को, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5 लोगों को यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किस वर्ष किया गया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि अभी हाल ही में इसका नया परिसर बना है, तो उसका उद्घाटन भी किया गया, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के टोटल 43 स्थल शामिल हैं, और इसमें 43वां स्थल कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, असम का मोइतम।
जो कि अहोम जनजाति का ये किला हुआ करता था, उससे संबंधित है। और ये शामिल कब हुआ था, तो यूनेस्को का 46 नंबर का सम्मेलन होता है 2024 में ही नई दिल्ली में किया जाता है, तो उसी वक्त मोइदम को शामिल किया जाता है। बात यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का किया गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था 2016 में। दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा महाबोधि मंदिर, जिसको 2002 में शामिल किया गया था यूनेस्को के साइट में, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमार दिस्यानाके, तो इसे ध्यान रखिएगा। वैसे भारत और जो श्रीलंका है ना, इसके बीच में आपको पाक जल संधि, आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन घुरखर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। देखिए हिमालय नदी तंत्र की नदियां पूछा गया है, तो ये कावेरी तो नहीं हो जाएगा, ये दक्षिण भारत का है। गोदावरी भी नहीं हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। वैसे देखिए हिमालय की नदी तंत्र टोटल 3 नदी तंत्र है जो कि बड़ी बड़ी हैं। पहला तो सिंधु ध्यान रखिएगा, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जानते हैं। देखिए पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में हम लोग अमेजन वर्षा वन को जानते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होता है और यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो आप लोग इनका लोकेशन भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे अवस्थित है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये नेपाल और तिब्बत के बीच में अवस्थित है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, तो ध्यान रखिए इसका ऊंचाई आपका हो जाएगा 8,848.86 मीटर हो जाएगा। वहीं पे माउंट एवरेस्ट को तो यहाँ पे हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे तिब्बत में इसको चोमोलू गम्बा के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है। देखिए 9 डिग्री चैनल का जो संबंध है ना वो लक्षद्वीप से है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है। देखिए हमारे यहाँ जो जितने भी यूटी हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर वहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना करना हो तो उसका अधिकार किसके पास है, तो वो संसद के पास है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय मामला सबसे पहले ये आया कब था, तो 1973 में आया था। वाद में निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय मामला 1973 में आया था, जो कि प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से इनका संबंध है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता वाला क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। देखिए नाबार्ड जो है ना, इसकी स्थापना पहले ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है और इसकी सिफारिश किया गया था वी शिवरामन समिति के द्वारा। वी शिवरामन समिति के द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया दोस्तों। तो वी शिवरामन समिति के सिफारिश पे ही नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसमें भारत सरकार का 100% का हिस्सेदारी है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी, तो रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था 2005 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये का जो मूल्यांकन है वो सबसे पहले कब जारी किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि भारत गणराज्य में सबसे प्रथम बार बैंक नोट जारी किया गया था 2, 5, 10, 100 का 1950 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना ग्रत में स्थित कहाँ। देखिए मेरियाना ग्रत जो है ना वो विश्व की सब सर्वाधिक गहरी गर्त है। इसका जो है गहरापन कितना है कमेंट में बताइएगा। तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे कलानुक्रम पूछा गया है, तो सही कलानुक्रम क्या हो जाएगा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका होता है 1931 में होता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका होता है 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है आपका 1885 में होता है। और साइमन कमीशन गठित कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 1927 में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप
1885, 3 आ जाएगा आपका, 3 के बाद आपका 4 आ जाएगा 1927, फिर आपका 1 आ जाएगा 1931, फिर 1942। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तो बी से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्त नहर है। तो विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये कील नहर हो जाएगा, जो कि जर्मनी में अवस्थित है। ये विश्व का सबसे बिजी नहर है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर पूछा गया है, तो बिली का संबंध आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, वहीं पे आपका हरिकेन का संबंध हो जाएगा आपका यूएसए से, और टाइफून का संबंध आपका हो जाएगा चीन से। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ए देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे, ए कहाँ पे 2 नंबर पे। तो आप लोग इसे कट कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को डील कर सकते हो, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहीं पे बिली कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका 2 नंबर, हरिकेन आपका 3 नंबर पे। तो देखिए यहाँ 3 है ना, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। देखिए ये जो नायलॉन है ना, वो एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक से जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से ऐसे रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते, मतलब वो परिवर्तित नहीं करता है, उसके रखते हुए परमाणु के नाभिक के जोड़े में जाने वाले कण हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल के निर्माण में कौन सी सिंथेटिक विधि का यूज किया जाता है। देखिए जब पेट्रोल का निर्माण किया जाता है ना, तो वहाँ पे कुछ सिंथेटिक विधि का यूज किया जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। ये फीसर ट्रांस प्रक्रिया हो जाएगा, इसके माध्यम से पेट्रोल का निर्माण किया जाता है। वैसे यहाँ पे बर्गिस प्रक्रिया से भी पेट्रोल का निर्माण किया जाता है, वो भी एक प्रकार का सिंथेटिक विधि ही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक तथा सहसंयोजिक दोनों आवंध किस अणु में जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो आयनिक और जो सहसंयोजिक जो आवंध होते हैं ना, दोनों के दोनों किस आवंध से जुड़े होते हैं, तो वो NH4Cl से जुड़े होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है। देखिए ये चारों के चारों अभिक्रिया है, और इसमें से कौन से अभिक्रिया है जिसमें हमें सजातीय संतुलन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। देखिए अयस्क का जो सांद्रण है ना, वो चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, भर्जन, ये सब के द्वारा किया जाता है, लेकिन पिगमेंटेशन विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण नहीं किया जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन, रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जिनका उपयोग उद्योगों में वसा के रूप में, मोम को और रेजिन ये सब के विलायक के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में रिलायंस के द्वारा मथुइया मुरलीधरन के साथ मिलकर उन्होंने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च उन्होंने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टीम टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है। तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन थे जो मुंबई ओपन 2025 में उन्होंने टेनिस प्रतियोगिता जीता है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारे के सारे आपके करेंट अफेयर भी यहाँ पे साथ में क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो बजट आया था ना 25-26 का, उसमें जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस हिसाब से तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, और अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो उस हिसाब से भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखिए सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे सिर्फ गवर्नर जनरल पूछा था ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग तो इसे रट जाइएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 15 मार्च को। वहीं पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 7 मई को आपको मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 23 जनवरी को तो आपको पता ही होगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तो ये कम से कम रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो था ना, वो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 31 में था, और आर्टिकल 19 के 1 के F के तहत भी संपत्ति के अधिकार था। और दोनों को जो है ना, एक संविधान संशोधन होता है मौलिक अधिकार में, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था, और इसको हटा के भाग 12 में 300 के काम में कानूनी अधिकार बना दिया। तो इसे ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है, जो कि आपका डॉल्फिन हो जाएगा। और इसे घोषित कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2009 में घोषित किया गया था। वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है, जिसको 2008 में इसको घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय नदी के रूप में। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हाथी हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल हो जाएगा। पक्षी पूछेगा मयूर हो जाएगा, वृक्ष पूछेगा तो बरगद हो जाएगा। तो आपको इतने सारे फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है। देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका इक्वेटर, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 21 जून को। देखिए, जब भी उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस वक्त छोटा दिन होता है। तो बड़ा कब हो जाएगा, तो 21 जून को हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, तो 21 जून को हो जाएगा। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो उस परिस्थिति में जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, वहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन यहाँ पे कब हो जाएगा, तो 22 दिसंबर को हो जाएगा। वहीं पे 21 मार्च और जो 23 सितंबर होता है ना, वहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम संख्या कितने नंबर का है। देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, और इनका संबंध संथाल जनजाति से है, और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण, मतलब तीनों के आधार पर लगाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया। एक तो राष्ट्रीय आपात है, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन आपातकाल हो जाएगा, जो कि राज्यों में लगाया जाता है। जब भी वहाँ पे जब भी संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है ना, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति आपातकाल के रूप में हम लोग जानते हैं। और तीसरा ध्यान रखिएगा वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज राशि 2/5 भाग के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा 40/3%। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है यहाँ पे। तो लंबाई तो यहाँ पे कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई यहाँ पे 12 है। तो यहाँ 12 गुने 13 कीजिएगा तो आपका 156 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 श्रेणी 3 + 10 + 17 + ... तथा 63 + 65 + 67 + ... के n भी पद बराबर है, तो n का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, Tn बराबर यहाँ पे होता है a + n - 1/d। तो इस पर आप लोग बैठा लीजिएगा इस फार्मूला को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 8:3 था, वहीं 4 वर्ष के बाद पिता की उनकी आयु 11:5 हो गया। तो पिता का वर्तमान आयु पूछा गया। देखिए, आप लोग बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस या फिर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जाते हो ना, तो ये आयु वाला जो टॉपिक है ना, इसको कवर करके जाइए। ये क्वेश्चन आपका फिक्स यहाँ से रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 51 वर्ष हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाल दिया जाए तो इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपका एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें आपने 6 सफ़ेद गेंद को रखा है, 2 आपने काली गेंद को रखा है, ब्लैक गेंद को, और आपने 3 लाल गेंद को रखा है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता पूछा गया है, तो इसमें से सफ़ेद गेंद निकाला गया है ना, तो 2/3 कर दीजिए और बाकी का जो 6 2 3 है ना, इसको आप लोग जोड़ दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/11। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो इसका यहाँ पे पैसिव पूछा गया है ना, करेक्ट पैसिव पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सी आस्क्ड मी वाई आई हैड बिन स्मोकिंग दैट डे। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी सेड टू मी वाई वेयर यू स्मोकिंग टुडे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में काले शब्द के सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है कि आप प्रातःकाल आइए, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। वैसे प्रातःकाल अगर शुद्ध वर्तनी पूछा जाएगा तो प्रातःकाल होता है, और अशुद्ध यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रांतकाल हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए 2024 का नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था हांगकांग को, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका की ये लेखिका थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की करते हैं तो इसकी शुरुआत किया गया था 1901 में, और इसमें अर्थशास्त्र में पहले नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में स्टार्टिंग होता है 1969 से। तो आप ये डेट भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में 17 जो जून है ना, उसको विश्व मरुस्थलीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी दिन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसके द्वारा भारत के एक किसान थे जिनका नाम था सिद्धेश साकोर, उनको लैंड हीरो के रूप में उन्होंने घोषित किया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिए कि छठे क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण सागर झील किस राज्य में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में है। अभी हाल ही में इसका पहले नाम हुआ करता था फुआय झील, इसको नाम बदल करके इसका नाम रखा गया है वरुण सागर झील, और यह एक प्रकार का कृत्रिम झील है। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का कृत्रिम झील है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 100 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टारगेट है 10 दिन में आपके सारे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कवर करवा देना, ठीक है। तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िए और इस टेस्ट सीरीज का आप लोग हिस्सा बनिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।